नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्री जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा छठा लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 5 लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको पीसीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में कुल हम 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट से होंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और इसलिए मेरी सलाह है कि एक जो है कॉपी ले लीजिए आप और उस पर 1 से लेके 30 तक नंबरिंग कर दीजिए, और जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ता हूँ आपका जो भी उत्तर है वो उस पर जो है लिखते जाइए और अंत में उसको जो है टोटल करिए। तो कुल 30 प्रश्न है, एक प्रश्न 1 अंक का है और गलत होने पे 1/3 अंक कटेंगे। इस फार्मूले के साथ आपको जोड़ना है और बाद में मुझे कमेंट करके बताना है। इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 6 महीने की पत्रिका जो है हम लोगों ने पिछले दिनों जारी किया था। इसके अलावा अगस्त और सितंबर की मैगजीन भी हम लोगों की आ गई है, जो कि आपके आगामी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो इन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप इसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ तो संवत है और एक वह तरफ जो है प्रवर्तन का समय है, कब वो उस संवत को चलाया गया। तो विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत। उपयुक्त में से कौन सा से युग्म सही हैं? ठीक है, तो 78 AD, 57 BC बिफोर क्राइस्ट और 512 AD। ये बात किया जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विक्रम संवत तो जो है ईसा से आगे है, यानी वो ईस्वी से पूर्व का है, तो वो तो जो है इसमें नहीं है। शक संवत भी सही सुमेलित नहीं है और गुप्त संवत भी सही सुमेलित नहीं है। तो डी इसका उत्तर होगा कि कोई नहीं। ठीक है, आइए व्याख्या देख लें एक बार। तो इसे मालव संवत के नाम से भी जानते हैं और विक्रम संवत जो है 57 BC विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में परिवर्तित किया गया है, तो ये माना जाता है। ठीक है, तो ये युग्म सही नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये शक संवत को शालिवाहन संवत भी कहा जाता है और ये कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि पर यानी 78 ईस्वी में इसे शुरू किया गया। ठीक है, और 22 मार्च 1957 को इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। पीसीएस 2019 में इससे प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, और ये बल्लवी संवत कहा जाने वाला गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण पर 319 ईस्वी में परिवर्तित किया गया। अब देखिए एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। संवत चलाने का जो प्राचीन समय में विधि बताई जाती थी, उसमें एक बात ये बताया जाता था कि वही शासक कोई नया संवत, कोई नया कैलेंडर चलाएगा जो कि अपने अधीन जो प्रजा है उसके राज्य में उस प्रजा के संपूर्ण कर्ज को खुद से जो है चुका दे। यानी अगर मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से कर्ज लिया हुआ है, तो जब जिस राज्य के अंदर मैं रहता हूं उस राजा को अगर नया संवत चलाना हो तो वो क्या करे कि मेरा कर्ज जो है, जो मैंने लिया है, वो राज्य के पैसे से दूसरे व्यक्ति को लौटा दे। यानी उस राज्य में कोई भी ऐसी प्रजा नहीं होनी चाहिए जो किसी की कर्जदार हो, और ये जब हो जाएगा तब जो है इस संवत को चलाना चाहिए। ये एक जो है प्राचीन काल में मान्यता थी और कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया था। तो जब उन्होंने इस संवत को चलाया था तो उनके राज्य में जितने भी लोगों ने ऋण लिया था उनके सबके ऋण को चुका दिया गया था। ठीक है, ये एक अलग एंगल है, एग्जाम से ज्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन है कि शक संवत तथा गुप्त संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर है। शक संवत और विक्रम संवत के मध्य 135 वर्षों का अंतर है और ईस्वी संवत में 57 को जोड़कर विक्रम संवत तथा ईस्वी सन में 78 घटाकर शक संवत प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका फार्मूला है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था?
गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद और गुरु नानक। जल्दी से ABCD। तो इसका उत्तर निश्चित रूप से गुरु हरगोविंद है। तो दूसरे का हमारा उत्तर है C। देखिए यहीं पे एक बात और बताना चाहूंगा, मेरे साथ ही आपको जो है क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो जा रहा है, आप तेजी से पढ़िए, या फिर अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए, ठीक है, और पॉज करके फिर जो है देख के फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो अकाल शब्द ये जो है इसका अर्थ है काल से रहित। अकाल का मतलब यहां है काल से रहित, और तख्त का अर्थ है सिंहासन, ठीक है। तो ये अकाल तख्त अमृतसर के हरमिंदर साहिब परिसर में सिखों के 5 तख्तों में से पहला तख्त है, ठीक है। और इसे सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद सिंह ने न्याय संबंधी और सांसारिक विषयों पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। इस तख्त पर बैठने वाले जत्थेदार को सिखों का सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है। गुरु हरगोविंद ने सच्चे पातशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अगला प्रश्न, भारत में समय समय पर हुए निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। बारदौली सत्याग्रह, अहोम विद्रोह, मुंडा विद्रोह, गडकरी विद्रोह। उपयुक्त का निम्नलिखित में से कौन सा तैथिक क्रम आरोही क्रमानुसार सही है? अब यह बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हमारा होगा बी 2431। आइए देखें, ठीक है। तो किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध वर्ष 1928 में गुजरात के बारदौली तालुके में बारदौली सत्याग्रह चलाया गया था। इसी सत्याग्रह के बाद जो है वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल हुए, और इसके नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अहोम विद्रोह 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899, देखिए ये एक लंबे कालखंड में था। 1893 से ही ये कहानी जो है शुरू होती थी, लेकिन 1899 में उन्होंने मुंडाओं के शासन को घोषित किया खुले रूप में, तो इसलिए 1899, ठीक है। तो बारदौली सत्याग्रह, अहोम विद्रोह, गडकरी विद्रोह और फिर मुंडा विद्रोह, ठीक है। ये इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राजलेख द्वारा चाय के व्यापार के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो अब जो है भारतीय संवैधानिक विकास यात्रा से यह प्रश्न पूछा गया है। तो चार्टर्ड एक्ट इसमें पूछा जा रहा है। तो 1813 का चार्टर्ड, 1853 का चार्टर्ड, 1600 का चार्टर्ड और 1833 का चार्टर्ड, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है 1833। तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार, यानी जो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की थी भारत में, उसे जो है समाप्त कर दिया गया, सिवाय चाय व्यापार के और चीन व्यापार के। चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार पर मोनोपोली रखी गई, बाकी सभी विषयों से मोनोपोली उठा ली गई। और 1833 में जो अधिनियम आया उसने क्या किया कि उसने जो है पूर्ण रूपेण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय व्यापार और चीन व्यापार को भी मिला करके। तो इसका उत्तर है 1833 का राजलेख। आइए देखिए, तो 1813 ईस्वी का राजलेख द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया, जिसे 1833 के राजलेख द्वारा समाप्त किया गया। तो तीसरे का हमारा उत्तर है डी। सॉरी, ये चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर हमारा डी है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां, और सूची 2 में है स्थिति। तो कालस सुबाई, पुष्पगिरी, गढ़जात पहाड़ी, जवादी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। अब ये पूछा जा रहा है। तो देखिए काल सुबाई, ये तो जो है महाराष्ट्र है, ए का 2, ठीक है, ए का 2। तो ए का 2 हमें बी में भी दिखता है और सी में भी दिखता है। अब आगे बढ़े हम। पुष्पगिरी की बात करें तो ये है कर्नाटका में, ठीक है। तो बी का 1, और बी का 1 हमको कहाँ मिल रहा है? ए में भी मिल रहा है। तो ए में तो ये ए का 4 मिल रहा है, तो यहां पर सी में मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा 5वें का उत्तर है सी।
ठीक है, आइए देखें। तो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पहाड़ियां व उनकी स्थिति इसमें जो है दी गई है। ठीक है, इसका विकल्प सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ABCD। तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। कनाडा का एक प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया। तो छठे का हमारा उत्तर है बी। आइए देखें, इसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। यह कनाडा का एक प्रांत है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ इटली में स्थित है। माउंट एटना एक पर्वत शिखर है। तंजानिया में स्थित किलिमंजारो एक द्वीप है। तो कथन सही है पूछा जा रहा है, केवल एक, 2 व 3, केवल 3। तो इसका उत्तर है डी। इसमें से कोई सही नहीं है। आइए देखिए, तो तीनों ही कथन गलत हैं। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। तो ये माउंट एटना एक पर्वत शिखर न होकर इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है और किलिमंजारो तंजानिया का एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो ये हमारा उत्तर हुआ। आगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देश है और राजधानी है। तो बाहामास, नीदरलैंड, थाईलैंड, उत्तर कोरिया, नसाउ, एम्स्टर्डम, बैंकॉक, सियोल। तो देखिए, इसमें अगर हम देखें तो कुछ का तो हमें पता है, जैसे थोड़ा सा मान लीजिए इसका नहीं पता हो सकता है इन जनरल, लेकिन नीदरलैंड और थाईलैंड का तो हमें पता है, और उत्तर कोरिया भी और प्योंगयांग भी काफी न्यूज में रहता है। इसलिए हमें पता है कि उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है, बल्कि ये दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो डी सुमेलित नहीं है। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ठीक है, यहाँ पर विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानियों के बारे में दिया हुआ है, आप जो है देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित कथनों पर तर्क संगत विचार कीजिए। क्या करना है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 25 अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर बताना है 9th का। तो देखिए, इसमें से केवल एक ही सही है, क्योंकि यह अनुच्छेद 25 में नहीं लिखा गया है, यह अनुच्छेद 30 में लिखा गया है। ठीक है, आइए देखें। तो कथन 1 सही है। कथन 2, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित है और इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा संचालित करने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 उपलब्ध करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सुमेलित हैं? तो एक तरफ तो प्रावधान है और दूसरी तरफ अनुसूची है। देखिए, अनुसूची से, संविधान के भाग से काफी ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। अभी आरओ का एग्जाम हुआ है, उसके पहले पीसीएस 2019 के एग्जाम में भी ये चीज देखने को मिली। तो ठीक प्रकार से इसे याद कर लेना है कि किस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है और संविधान के किस भाग में किस से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आइए देखें। तो भूमि सुधार, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, नगर पालिकाओं की शक्तियां व जिम्मेदारियां, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहले क्या करा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सुमेलित है? तो देखिए, भूमि सुधार तो 10वीं अनुसूची में नहीं है, 9वीं अनुसूची में डाला गया था और इसे जो है, जो न्यायिक समीक्षा है उससे बचाया जा रहा था। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है,
इसके बाद अगर नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों की बात करें तो इससे संबंधित प्रावधान अनुसूची 12 में किए गए हैं, न कि 11 में। 11 में पंचायतों से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं, नगर पालिकाओं से जुड़े हुए नहीं। तो ये भी गलत है। तो अगर 1 और 4 गलत है तो निश्चित रूप से 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है बिल्कुल। तो ये ए इसका उत्तर हो गया। आइए देखें, तो यहां पर सारी चीजें दी हुई है। देखिए यहां पे 9वीं अनुसूची भूमि सुधार है, ठीक है, और तीसरी अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान है, ये सारी चीजें हैं। और यहां पर आप देखिए तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति का उल्लेख इसमें किया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों और उनके अधिकारों के बारे में बात की गई है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर से सभी प्राकृतिक परितंत्र नेचुरल इकोसिस्टम के उदाहरण हैं? यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तालाब, वन, खेत, झील, ABCD। तो इसका उत्तर बताना है। तो खेत को जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं माना जाता है, इसे एक कृत्रिम परितंत्र माना जाता है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप है। तो इसका उत्तर है C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार, वान कर्मण पुरस्कार और चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। तो जल्दी से बताएं। तो देखिए वान कर्मण पुरस्कार यानी 12 का C, ये जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं है। आइए देखें, तो वान कर्मण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, शेष सभी पर्यावरण पुरस्कार हैं। और वान कर्मण पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र सहित विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। और 2020 के लिए यह पुरस्कार इसरो प्रमुख के सिवन को दिया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस लिहाज से आगे बढ़ते हैं। श्यामली, लोहित, अंजलि, सुजाता व सुवीन सभी किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? गेहूं की, धान की, आलू की, कपास की। तो इसका उत्तर है कपास, D। ठीक है, आइए देखें। तो सभी किस्में कपास की हैं। अब इसमें गेहूं की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, धान की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, आलू की, सरसों की, चना के, ये आप देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी 1-2 आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उत्पादन है और सूची 2 में शीर्ष उत्पादक देश हैं। शहद उत्पादन, बादाम उत्पादन, केला उत्पादन, प्याज उत्पादन, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो शहद उत्पादन A का 2, उत्तर प्रदेश शहद उत्पादन। ठीक है, और B बादाम उत्पादन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो A का 2 C में भी है और 1, ये B इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो 14 का उत्तर हमारा B होगा। आइए देखिए, तो शहद उत्पादन उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब, बादाम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंवला उत्तर प्रदेश, सेब जम्मू कश्मीर, ऐसे करके यहां पर दिया हुआ है। हम इस ऑप्शन में केला और प्याज को देखना चाहेंगे। तो केला उत्पादन आंध्र प्रदेश और प्याज उत्पादन महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो B हमारा उत्तर था। ऐसे और काफी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो विश्व विकास रिपोर्ट, व्यापार सुगमता रिपोर्ट, वैश्विक आकलन रिपोर्ट और उपयुक्त सभी। तो ये जो वैश्विक आकलन रिपोर्ट है यानी 15 का जो C है, ये विश्व बैंक द्वारा नहीं प्रकाशित की जाती। ठीक है, तो विश्व बैंक
के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और ये कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो विश्व विकास रिपोर्ट, व्यापार सुगमता रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, वैश्विक आकलन रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती, इसे संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय प्रकाशित करता है, ठीक है। अगला, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, तो निश्चित रूप से आसान प्रश्न है। और 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी 16 का हमारा जो उत्तर है वो है सी। आइए देखें, ठीक है। अगला, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल नगरीय जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? लगभग 25%, लगभग 40%, लगभग 55%, लगभग 75%। तो ये बताना है। तो निश्चित रूप से जो है 25% से नीचे ही है, लेकिन सबसे आसान, सबसे पास का ऑप्शन यही है, तो ये हमारा उत्तर है। आइए देखें, तो 22.3% जो है ये शहरी जनसंख्या है, और अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.7%, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है, ठीक है। तो श्रावस्ती में गांव अधिक है। अगला, जनसंख्या वृद्धि के 1901-1921 के चरण को आप निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ विशेष रूप से संबद्ध करेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में? जनसंख्या विस्फोट की अवधि, अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि की अवधि, स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि, गिरावट की प्रवृत्ति के साथ उच्च जनसंख्या वृद्धि की अवधि। तो ABCD आप इसे क्या करेंगे, ठीक है। तो ये अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि की अवधि थी 18 का, उत्तर हमारा B है, ठीक है। तो यहाँ पे चरण दिया हुआ, प्रथम चरण 1901 से 1921 अवरुद्ध जनसंख्या वृद्धि की अवधि, चरण 2 1921 से 51 स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि, चरण 3 51 से 81 जनसंख्या विस्फोट की अवधि, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ गई, और चौथा चरण 1981 से वर्तमान गिरावट की प्रवृत्ति के साथ उच्च जनसंख्या वृद्धि की अवधि। तो ये तो माना जा रहा है कि अब जन्म दर कम हो रही है, मतलब 2 लोग मिल करके अब ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन चूंकि इतनी आबादी बढ़ गई है कि अब जनसंख्या तो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी ही, ठीक है। तो विकल्प बी इसका अभिष्ट उत्तर है। अगला, निर्देश, आगामी प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन S तथा दूसरे को कारण R कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। कथन S, एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है यदि वह भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बराबर जाता है। कारण R, छींकने अथवा खांसने के कारण छोटी बूंदों के माध्यम से कोरोना के विषाणु फैलते हैं। 19, तो देखिए ये तो सही है कि छींकने अथवा खांसने के कारण छोटी बूंदों के माध्यम से कोरोना के विषाणु फैलते हैं, हालांकि इस पर तो बहुत बात हो रही है, अभी नया मामला, तो ये तो है। और इसीलिए एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है अगर वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है तो इसका जो है S तथा R दोनों सही है तथा R S की सही व्याख्या है। नहीं तो अगर इस तरीके से न फैले, हवा से न फैले, जो है इन सब चीजों से न फैले, तो भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं है। तो 19 का A हमारा उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी की संख्या ज्ञात करने वाला उपकरण हीमोसाइटोमीटर है। रुधिर में आरबीसी अनुपस्थित होती है। लसिका में CO2 व उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। ABCD इसका क्या उत्तर होगा? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, और रुधिर में आरबीसी अनुपस्थित होती है। आइए देखें, तो दिए गए कथनों में से सी सही नहीं है। रुधिर में आरबीसी उपस्थित होती है जबकि लसिका में आरबीसी अनुपस्थित होती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि प्लीहा में WBC का उत्पादन तथा आरबीसी का विनाश होता है। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की
संख्या ज्ञात की जाती है और रुधिर में CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा सामान्य होती है, जबकि लसिका में CO2 व उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। चालन कंडक्शन मुख्यतः ठोसों में होता है, संवहन कन्वेंशन द्रव्य व गैसों में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ABCD। तो सही पूछा जा रहा है और सी इसका उत्तर है, एक और दोनों। आइए देखें। तो चालन उष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। इसमें कण अपने स्थान पर रहते हुए उष्मा का संचरण करते हैं। चालन की प्रक्रिया प्रमुख रूप से ठोसों में संपन्न होती है, जैसे लोहे की छड़ को गर्म करना। संवहन, यह उष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। संवहन द्रव्य व गैसों में होता है। स्पष्ट है कि प्रश्न में दिए गए दोनों ही कथन सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस युग्म की गैसों में मीथेन होता है? बायोगैस LPG, CNG भाप अंगार गैस, बायोगैस CNG, LPG CNG। किन गैसों में मीथेन होता है ये जो है पूछा जा रहा है। और बायोगैस CNG इसमें मीथेन होता है। ठीक है, तो सी इसका उत्तर है। बायो में तो मीथेन होती है बायोगैस में, परंतु LPG में ब्यूटेन होती है। इस प्रकार विकल्प ए गलत है। CNG में तो मीथेन गैस होती है, परंतु भाप अंगार गैस में नहीं होती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन होता है। इस आधार पर विकल्प बी भी गलत है। और इस विश्लेषण के आधार पर बायोगैस व CNG में मीथेन गैस पाई जाती है, तब विकल्प सी सही है, जबकि इसी विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर विकल्प डी गलत है। ठीक है, तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, भाप अंगार CO2 और प्रोड्यूसर गैस ये है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संगीत के साधक हैं और सूची 2 संबंधित संगीत है। तो बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रखा खां, अमजद अली खां, असद अली खां, तबला, सरोद, शहनाई, रुद्र, बीड़ा। तो इसमें बताना है। तो बिस्मिल्लाह खां तो निश्चित रूप से शहनाई, ये बड़े नाम है तो इनको तो जो है आदमी जानेगा ही। ठीक है, और अल्लाह रखा खां ये तबला है। तो ए का 3, तो ए का 3 ए और बी में है, और अल्लाह रखा खां तबला अगर है तो बी का 1 है, तो ए इसका उत्तर है। आइए देखा जाए। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई, अल्लाह रखा खां तबला, अमजद अली खां सरोद और असद अली खां रुद्र बीड़ा। तो 23 का हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। 24, उत्तर प्रदेश का एक जिला निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह मध्य प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बरुआ सागर व लक्ष्मी ताल नामक 2 प्रसिद्ध झीलें इसी जिले में हैं। बेतवा नदी पर स्थित सुकमा डुकमा बांध इसी जिले में है। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने यहीं से किया था। इस जिलों को पहचानिए। तो निश्चित रूप से आप पहचान लिए हैं, झांसी इसका उत्तर है। 1 ठीक है, तो प्रश्न में दी गई सभी विशेषताएं झांसी जिले की है। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, पटना पक्षी विहार एटा, लाख बेहोशी पक्षी विहार कन्नौज और सांडी पक्षी विहार हरदोई। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव इसका जो है उत्तर है। तो उत्तर प्रदेश का यह पहला पक्षी विहार है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई और वर्तमान में इसका नाम जो है वो है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है, अगला, चिनूक क्या है? एक ध्रुवीय अनुसंधान स्टेशन, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, एक अत्याधुनिक ड्रोन, एक हेलीकॉप्टर। ABCD। तो चिनूक और अपाचे अमेरिका के हेलीकॉप्टर, और निश्चित रूप से ये हेलीकॉप्टर है 26 का डी। ठीक है, तो ये इसके बारे में जो है लिखा है, यहां पे आप पढ़ सकते हैं। अगला, साहित्य के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एमिल एडोल्फ वान वेगरिंग, सूली प्रूदोम, रेगनर फ्रिस,
जेन टिनबर्जेन। अब ये एक जो है मुश्किल प्रश्न बन गया, ठीक है, ये प्रश्न कठिन होगा। सुली प्रूधोम को मिला था, आइए देखें। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, सब क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। यह अर्थशास्त्र तो बहुत बाद में जुड़ा है, मुझे अगर ठीक से याद हो तो 1969 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल दिया जाने की शुरुआत की गई, तो ये उसी समय से। भौतिक शास्त्र विल्हेम कॉनराड रोंटजेन जर्मनी, रसायन शास्त्र जेकोबस हेनरिकस वेनठाप हॉलैंड, चिकित्सा एमिल एडोल्फ वान वेयरिंग जर्मनी, अर्थशास्त्र जेक टिनबर्जन हॉलैंड और रेगनर फ्रिस नॉर्वे, शांति जीन हेनरी डुनांट स्विट्जरलैंड और फेडरिक पेसी फ्रांस और साहित्य सुली प्रूधोम फ्रांस। तो ये जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता और भारतीय, जो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रहे उनकी लिस्टिंग यहां पर दी गई है, उनके वर्ष के क्रमांक के हिसाब से दी गई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य 1913। प्रश्न पर बताइए कि इस किस कृति के लिए इन्हें जो है मिला था, और बाद में ये जो इन्हें नोबेल मिला था इस पर इनकी बहुत आलोचना भी हुई थी, क्योंकि जब इंग्लैंड का राजा आया था उससे जुड़ा हुआ एक प्रसंग है, अगर कोई जानता हो तो बताए, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में कुछ उत्सव दिए गए हैं तथा सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बथकुम्मा महोत्सव, चाप चार कूट महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव और ड्रैगन फ्लाई महोत्सव। मेघालय, तेलंगाना, केरल, मिजोरम। तो क्या कर रहा है कि इसे सुमेलित करना है, सुमेलित इसको करना है, ठीक है। तो इसका सुमेलन है बी, ठीक है, बी इसका सुमेलन है। ए का 2 बथकुम्मा महोत्सव तेलंगाना, बी का 4 चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम, सी का 1 चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय और ड्रैगन फ्लाई महोत्सव यानी डी का 3 केरल। आइए देखें, ठीक है। तो प्रमुख 20 का उत्तर है प्रमुख महोत्सव और संबंधित राज्य। तो चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम, संगाई महोत्सव मणिपुर, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय, बथकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना, विश्व संतरा महोत्सव मणिपुर, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जुलाई 2020 में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बताना है। तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। तो कुल 48 देश रहे, इसमें तीसरा स्थान भारत को जो है प्राप्त हुआ। और इस सूची में चीन व अमेरिका क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है, और वर्ष 2019 में इस सूचकांक में भारत चौथे स्थान पे था, ठीक है। अंतिम प्रश्न की तरफ आ गए हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, ये रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस चैनल पे पढ़ाया गया है, उसे आप देख लीजिएगा जरूर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि वेटलैंड है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। निश्चित रूप से इसका उत्तर है गुजरात। तो 30 का हमारा उत्तर है गुजरात, ठीक है। तो 30 दिसंबर 2019 को 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 62,466 आर्द्र भूमियों देश के 3.83% क्षेत्र पर विस्तृत है, और सर्वाधिक गुजरात में आर्द्र भूमि है, ठीक है। तो इस तरीके से यही ये वीडियो समाप्त होता है। मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर भी बताइएगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।